जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो को कैरिकुलर का पेपर था उसको देखेंगे, जो 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये 2025 में प्रश्न पूछे गए थे और जो आपका 5 मई को पेपर होने वाला है, 5 मई 2026 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो एक बार इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। और हाँ, एक वीडियो और हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है जो 2026 में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने क्वेश्चन पूछा था। तो वो वाला वीडियो 2026 का अभी हमने डाला है रिसेंटली, उसको भी चेक कर लीजिएगा। और ये 2026 का जो वीडियो अभी डाल रहे हैं इसको भी, ये दोनों देख कर ही जाइएगा। जो 5 मई को आपका पेपर है, 5 मई 2026 को, ये बहुत ही अति उपयोगी प्रश्न है और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं और बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें देखिए टोटल 50 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इस हिसाब से 100 नंबर के प्रश्न हो गए और हमें समय मिलेगा 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साक्षात्कार की तैयारी अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना कौन सी कदम है। तो ये देखिए तीसरा कदम होता है। तो हम लोग अब जान लेते हैं कि पहला कदम क्या होता है, दूसरा कदम क्या होता है। पहला कदम ये होता है कि हमें पहले निर्णय लेना होता है कि हमें नौकरी करना है कि नहीं। और दूसरा कदम यह होता है कि जब हमने निर्णय ले लिया कि नौकरी करना है कि नहीं, तो दूसरा कदम होता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, मतलब हमारे अंदर वो स्किल है कि नहीं। और तीसरा कदम अभी हमने बताया है कि अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि एक नए स्नातक का बायोडाटा सामान्यतः कितने पेज का होता है। तो ये 1 पेज का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपना बायोडाटा ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर हम बायोडाटा ख़त्म कर लेते हैं, बायोडाटा में हमारा सभी इन्फॉर्मेशन होता है, नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ। तो यदि जब ख़त्म कर लेते हैं तो इसे त्रुटियों के लिए इसे प्रूफ रीड करना चाहिए, अन्य लोगों से इसे प्रूफ रीड करवाने को भी कहने चाहिए, इसे अच्छी स्थिति में रखें, यानी कि ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बायोडाटा का उद्देश्य है। बायोडाटा का उद्देश्य होता है कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन, जिसके कारण हमें नौकरी मिल सकती है, साक्षात्कार के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लिंक्डइन पर खुद को पेशेवर रूप से ब्रांड करने का एक तरीका है। तो लिंक्डइन पर खुद को पेशेवर रूप से ब्रांड करने का एक तरीका है कि अपना प्रोफाइल 100% पूरा करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता बढ़ाने की एक अच्छी रणनीति है। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि अपनी प्रोफाइल में SEO कीवर्ड का प्रयोग करें। तो जान लेते हैं कि SEO कीवर्ड क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके हिसाब से अगर कोई भी लिंक्डइन पर जाता है, कीवर्ड जो टाइप करता है तो आपका प्रोफाइल आ जाए। जैसे मान लीजिए को कैरिकुलर का वीडियो आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, को कैरिकुलर लिखेंगे MGKBP 6 सेमेस्टर, तो को कैरिकुलर का वीडियो आ जाएगा। तो हमारे लिए को कैरिकुलर MGKBP 6 सेमेस्टर क्या हुआ, कीवर्ड हुआ। कौन सा, SEO कीवर्ड। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीक शब्द होते हैं। तो देखो, शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक है इसे काइनेसिक्स कहते हैं, और जो हैप्टिक्स है इसे स्पर्श जब कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है स्पर्श, तो उसके लिए यूज होता है। और एक होता है प्रॉक्सेमिक्स, ये होता है समय नहीं, दूरी और स्थान। यदि कम्युनिकेशन में कितनी दूरी पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, इसके बारे में जिक्र किया जाए तो उसे प्रॉक्सेमिक्स कहते हैं। कालक्रम मतलब समय। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है। अभी हमने बताया क्या कहलाता है, काइनेसिस। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चर्चा समूह में पोस्ट करने से पहले आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दस्तावेज को ढूंढें, हाँ करना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ें, ये भी करना चाहिए। समूह के स्वर और चरित्र का अंदाजा लगाने
के लिए कुछ मौजूद पोस्ट पढ़ें, ये भी करना चाहिए। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है? तो संचार को अप्रभावी कौन बनाएगा? अस्पष्टता। कोई भी चीज़ अगर अस्पष्ट हो तो संचार उससे अप्रभावी बनेगा। संक्षिप्तता से प्रभावी बनेगा, स्पष्टता से प्रभावी बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संचार की कौन सी शैली नहीं है? हमसे पूछा शैली नहीं है। तो देखो, संचार की 4 शैली होती है। पहला होता है एसरेटिव, दूसरा एग्रेसिव, तीसरा होता है पैसिव एग्रेसिव और चौथा क्या होता है? पैसिव। तो इस हिसाब से कौन सा नहीं है? तो सक्रिय यानी एक्टिव शैली नहीं है। चलिए, अगला नंबर का प्रश्न है कि संचार की सबसे प्रभावी और स्वास्थ्यप्रद शैली है, तो ये हो जाएगा मुखर यानी एसरेटिव। चलिए, अगला नंबर का प्रश्न है कि डैश 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 व्यवहार आमतौर पर ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजक, सहज और आत्मवर्धक होता है। तो मुखर संचार में मुखर व्यवहार आमतौर पर ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजक, सहज और आत्मवर्धक होता है। तो यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुनने का हमारे संचार पर कितना प्रभाव पड़ता है? तो 40 से लेकर 70% तक पड़ता है। अगला प्रश्न है सूचित सुनने का तीसरा चरण क्या होता है? देखो, सुनने में टोटल 5 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5। पहला चरण होता है प्राप्त करना। दूसरा होता है मूल्यांकन करना। नहीं, यहाँ पर एक गलत हो गया, थोड़ा इसको फिर से ध्यान देना। पहला हो गया प्राप्त करना, दूसरा हो गया समझना, तीसरा हो गया मूल्यांकन करना, चौथा हो गया याद करना, पांचवा हो गया फीडबैक देना। फिर से देख लेना, पहला प्राप्त करना, दूसरा समझना, तीसरा मूल्यांकन करना, चौथा याद करना, फिर अंतिम हो गया फीडबैक देना। तो इस हिसाब से हमसे कौन सा पूछा है? तीसरा कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन करना। चलिए, अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण है? अभी हमने बताया सुनने का पहला चरण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार में मदद करती है, तो किस में हमें मदद करेगी? बोलने की कौशल में? हाँ। सुनने की कौशल में? नहीं। लेखन कौशल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलने की कौशल में प्रश्न उत्तर तकनीक हमें सुधार में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है कि फ़ोन पर बात करते समय किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो मौखिक होता है और आवाज़ का लहजा भी होता है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि संदर्भ डैश 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 संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। तो शारीरिक नहीं, सामाजिक नहीं, कालानुक्रमिक नहीं, सांस्कृतिक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है मौखिक संचार डैश 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 का उपयोग होता है। मौखिक संचार में शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि डैश 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 संचार में आवाज़ का लहजा, शारीरिक भाषा, चेहरे की भाषा, भाव आदि शामिल है। तो ये हो जाएगा अशाब्दिक संचार, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश में। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था युंग ने 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेनधमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो पुष्ट दिए थे, दुर्बल भी दिए थे, पिकनिक यानी बौना भी दिए थे। कौन नहीं दिए थे? संदर्भ संबंधित नहीं दिए थे। अगला प्रश्न है कि बचपन में व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एम्बिवैलेंट क्या होता है। अंतर्मुखी मतलब हम जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे अंदर की, हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, हम कहाँ से ले रहे हैं। यदि हमारे अंदर से आ रही है उत्सुकता तो हम कहेंगे अंतर्मुखी, और यदि बाहर की चीज़ों को देखकर हम उत्सुक हो रहे हैं तो उसे कहेंगे बहिर्मुखी। एम्बिवैलेंट मतलब दोनों का बैलेंस, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो बचपन में व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बहिर्मुखी होता है। बचपन में बच्चे जो होते हैं बाहर की चीज़ों को देखकर उत्सुक ज़्यादा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यक्तित्व लक्षण या विशेषता क्या है? व्यक्तित्व लक्षण या विशेषता क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है, सही है। व्यक्तित्व एक संयुक्त समग्रता के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। व्यक्तित्व स्थिर है, गतिशील नहीं, तो ये गलत है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा किस में दिया है? चौथा में। चलिए, अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गलत कथन चुने। गलत कथन चुनना है ना। तो व्यक्तित्व अद्वितीय एवं विशिष्ट होता है, हाँ होता है। व्यक्तित्व आनुवांशिक और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है, हाँ।
व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार पर फैलता है, ये भी है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही सीमित होता है, ये तो नहीं होगा। तो हमें क्या पूछा था, गलत कथन, तो गलत कथन हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है। हमसे मौखिक पूछा है पूर्णतः ना, तो व्यक्तिगत प्रश्नावली जो है पूर्णतः मौखिक परीक्षण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के डैश 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 दृष्टिकोण में आत्म सुधार को महत्व दिया जाता है। तो मानव जो वादी दृष्टिकोण है उसमें आत्म सुधार को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का माप की प्रक्षेपी तकनीक है। व्यक्तित्व की माप की प्रक्षेपी तकनीक पूछा है ना, तो ये हो जाएगा विषयगत धारणा परीक्षण। ये व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है, ऑप्शन हो जाएगा चौथा। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो वंशानुगत हाँ, सामाजिक वातावरण हाँ, भौतिक वातावरण हाँ, तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण है। जैविक मतलब बायोलॉजिकल, तो अनुवांशिकता का प्रभाव, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पुरुषों के चेहरे के संदर्भ मानक सहित किस भाग को साफ किया जाता है। तो दाढ़ी, मूछ और साइड बर्न। अगला प्रश्न है कि जब पुरुष सहायक उपकरण चुनते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ध्यान आकर्षण करने के लिए एक आकर्षक घड़ी चुने। हाँ, चिकने बकल वाली चिकने बकल वाले चमड़े की बेल्ट चुने नहीं, लंबे जूते चुने नहीं, चमकदार कपड़े चुने नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के पास ऐसे जूते होने चाहिए जो खुले पैर वाले हों, नहीं, हील वाले 2 इंच का हो सकता है, प्लास्टिक के बने हो नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 35 नंबर का प्रश्न है स्वच्छता शब्द हाइजीनिया से बना है, जिसका अर्थ होता है एक यूनानी देवी का नाम है हाइजीनिया, उसी से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन के लिए बात विवाद नहीं, समूह चर्चा हाँ, भाषण नहीं, तर्क नहीं। यानी कि समूह चर्चा किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे गहन जानकारी निकल कर आती है। अगला प्रश्न है समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। भावात्मक स्थिरता होना चाहिए, शत्रुता नहीं, अज्ञानता नहीं, आक्रामकता नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर कितने मिनट का होता है। तो 30 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में पारभाषा संचार के घटक हैं। तो पारभाषा संचार जो संचार के घटक है आवाज़, शोर और प्रभाव, यानी ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न नेटिकेट की आवश्यकता क्यों है। नेटिकेट की आवश्यकता होती है कि दूसरे के साथ ऑनलाइन ठीक से संवाद कर सकें, यानी ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे पहले फेसबुक नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। तो ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हैकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड जानना क्या कहलाता है। तो हैकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड जानना स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों में सबसे बड़े अक्षरों में टाइप करना क्या कहलाता है। इसका अर्थ होता है कि आप चिल्ला रहे हैं, यानी ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है कि नेटिकेट का स्वर्णिम नियम क्या है। नेटिकेट का स्वर्णिम नियम ये होता है कि जो संचार होता है वो मानव के बीच हो रहा है, तो मानव को याद रखें। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग फ्लेम मेल भी है, पोस्ट करने का अर्थ है, चर्चा बोर्ड पर टिप्पणियाँ ये भी है, नफरत मेल भी है, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कभी नहीं देना चाहिए। तो देखो इंटरनेट पर अपना प्राइवेसी तो कभी नहीं देना चाहिए, नाम, पता, उम्र, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि साइबर स्पेस में आपका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो साइबर स्पेस पे हमारा मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं और वह कैसा दिखता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है। और 49 नंबर का प्रश्न है कि यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश या ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
तो देखो इसे तुरंत खोलें और उत्तर दें, ये तो नहीं करना चाहिए। इसे खोले बिना हटा दें, ये हो सकता है। पुलिस को सूचित करें, देखो अभी इतना जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए। इसे अपने इनबॉक्स में तब तक छोड़ें जब तक आपको पता ना चल जाए। तो छोड़ना क्यों है? अगर हम उसे नहीं जानते हैं और ऐसा नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, तो इसे खोले बिना ही हमें हटा देना चाहिए। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है कि चैट का संक्षिप्त नाम BRB है। तो BRB का होता है बी राइट बैक, यानी कि तुरंत वापस आ जाओ। तो ये हो जाएगा 50 का ऑप्शन पहला। तो देखो इस हिसाब से हम लोग ने टोटल 50 क्वेश्चन कर दिया है। ये टोटल 50 क्वेश्चन 2 नंबर का था और इस हिसाब से 100 नंबर का ये प्रश्न हुए। और ये 2025 के क्वेश्चन पेपर थे। इसी प्रकार 2026 के जो कम्युनिकेशन स्किल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसका पेपर भी मैंने उसका सॉल्यूशन कर अपलोड कर दिया इसी चैनल पे। आप लोग दोनों पेपर देख लीजिएगा एक बार। और ऐसे ही पेपर आपका 5 मई को 2026 में आएगा, जो कि 6 सेमेस्टर का पेपर है, को कैरिकुलर का होने वाला। ठीक है, आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।